प्रेरणा भवन से हम सभी को कटार करें। माननीय केंद्रीय मंत्री, इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके सम्माननीय माननीय प्रकाश जी भाई साहब, अलवर से हमारे यशस्वी सांसद सम्माननीय बहन बालकनाथ जी, लघु उद्योग भारती के सम्माननीय ओम प्रकाश जी मित्तल, अलवर के हमारे विधायक भाई संजय शर्मा जी, भाई रामेश जी, लघु उद्योग भारती के श्री राजेश गुप्ता जी, श्री दीपराज जी, श्री सुरेश जी गर्ग, विकास परिषद का जो कार्यालय चलता है विवेकानंद विद्यालय भारत विकास परिषद का, वहाँ ई लाइब्रेरी बने, फिर बीच में सरकारी टेंडर वगैरह के कारण देरी हो गई, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जल्दी ही वो कार्य भी हमारा पूरा हो जाए। लेकिन फिर भी एक बार इसके रिव्यू करने की इच्छा थी, ताकि जो हम इसमें सुपर स्पेशलिटी लाना चाहते हैं वहाँ गैप क्या है, स्टाफ की कैपेसिटी को लेके गैप क्या है, इस हॉस्पिटल में हमारी ओपीडी की संख्या बढ़े उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। और आज कुल मिलाकर के हमारी रिव्यू बैठक में हमने कई निर्णय लिए कि ठीक है, जिन्होंने इस हॉस्पिटल को बनाते समय स्थानीय उद्योगों के साथ समन्वय रखना था, उस समय निर्णय उन्होंने ठीक से नहीं लिया, और इसलिए आज मैंने उसके आसपास के व्यापारी उद्योगपतियों से बात करी, उनके साथ मिलकर हम वहाँ के पॉल्यूशन के विषयों पे काम करेंगे, लेकिन एक कोई ग्रीन कॉरिडोर वहाँ से अलवर शहर तक आ जाए तो काफ़ी हद तक उस समस्या का हम लोग निजात कर पा सकेंगे। दूसरा, फैकल्टी को बढ़ाने के लिए हमने कुछ निर्णय लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अलवर में लगभग 2,80,000 के करीब हमारे आईपी हैं, और नया सोशल सिक्योरिटी कोड जिस दिन लागू होगा इस संख्या में 20% की और वृद्धि होगी। तो उसके बीच में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब रेफरल हॉस्पिटल यही बने आईपीएस के लिए, तो अब बहरोड से, नीमराणा से, धारड़ा से और अलवर शहर से हॉस्पिटल की जो टर्शरी सुविधाएं हैं उसके लिए बस लगाने का प्रावधान कर रहे हैं, ताकि ये जो अंडर यूटिलाइजेशन से पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन का विषय है। और अगली बोर्ड की मीटिंग में हम यहाँ पर कैथ लैब भी लगाएंगे, ताकि हमारे श्रमिकों का कार्डियोलॉजी का सही तरीके से हो सके। एंकोलॉजी में काफ़ी हमारे मरीज आ रहे हैं, उसके लिए भी सुविधा को बढ़ाने का काम करेंगे, और इस प्रकार से अलवर ईएसआईसी अस्पताल को हमने आगे बढ़ाने की बात करी है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर में कुल मिलाकर के 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। 4,000 से ज़्यादा हमारी औद्योगिक इकाइयाँ इन तीनों जिलों में हैं। लगभग 12,800 इन तीनों जिलों में हमारे पेंशनर हैं। और जो हमारा प्रोविडेंट फंड का जयपुर का जितना काम था, राजस्थान का 60% वहीं पर था, उसको रैशनलाइज करते हुए हमने अलवर में आज रीजनल प्रोविडेंट फंड कार्यालय की जो एक बहुत लंबी मांग थी उसको प्रारंभ किया है। और मैं लघु उद्योग भारती और स्थानीय प्रतिनिधियों को कहूँगा, जल्दी से जल्दी प्रशासन और राज्य सरकार के साथ मिलकर के अगर हमें भूमि उपलब्ध हो जाएगी तो हम शीघ्र ही उसमें एक स्थायी कार्यालय बना करके अलवर में एक अत्याधुनिक पीएफ का कार्यालय बना करके सबको सुविधा देने का काम करेंगे। इसके साथ ही हमारी डिस्पेंसरियाँ भी शुरू हो रही है ईएसआईसी की, बहरोड में भी, नीमराणा में भी, अलवर शहर में भी, भिवाड़ी में जो हमारा ईएसआईसी का अस्पताल चल रहा है, बीच में मैंने उसका इंस्पेक्शन भी किया था। आज हमारी सेक्रेटरी भी इंस्पेक्शन करने गई हैं, उसको हम और अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ करेंगे। लेकिन फिर इस क्षेत्र में हमारा बावल का 150 बेड का हॉस्पिटल, भिवाड़ी का हॉस्पिटल, और हम चाहेंगे कि जो आईपी की संख्या दिख रही है, जैसा बालकनाथ जी का आग्रह भी है
कि हम बहरोड और नीमराना के बीच में भी 100 बेड का हॉस्पिटल और बाद में उसको रेफरल के साथ अलवर मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ करके इस क्षेत्र के विकास का कार्य करेंगे। श्रम विभाग के द्वारा जो सबसे बड़ा काम और दुनिया में जो सबसे बड़ी इस समय श्रम क्षेत्र की चुनौती है वो स्किल गैप की है। दुनिया दो तरह के देशों में बटी हुई है, एक डेवलप्ड कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्रीज है। डेवलप्ड कंट्रीज की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ एजिंग की समस्या हो रही है, पीढ़ी लगातार एज बढ़ती जा रही है और नए काम करने के स्किल वाले लोगों की कमी है। डेवलपिंग कंट्रीज में लोग हैं लेकिन स्किल को एनहेंस करने का उनके पास कोई साधन नहीं है और इसलिए श्रम विभाग के द्वारा और भारत सरकार में तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अलग से स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था की गई है। लेकिन हमारे देश में जो श्रम शक्ति है, इस श्रम शक्ति का सही अंदाज इसलिए नहीं था कि जो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनका तो रजिस्ट्रेशन हम ईपीएफओ के माध्यम से और ईएसआईसी के माध्यम से लगा लेते थे या सरकारी नौकरी के माध्यम से लगा लेते थे। आज लगभग 3 करोड़ 20 लाख हमारे ईएसआईसी में लाभार्थी हैं जिनको हम आईपीएस कहते हैं। लगभग 6 करोड़ 70 लाख लोग हमारे ईपीएफओ में हैं, इनका ओवरलैपिंग भी है। लेकिन जो देश की असली श्रम शक्ति है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ई श्रम को शुरू किया और 1 साल के अंदर ही हमने 29 करोड़ लोग और 400 ऑक्यूपेशन इसका रजिस्ट्रेशन करके दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टल बनाने का काम किया। अब विषय यह है कि इतना बड़ा पोर्टल बनाने के बाद इसके संचालन और इसके विषय को आगे कैसे बढ़ाएं। पिछले साल के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि ई श्रम का पोर्टल, एमएसएमई का पोर्टल, स्किल का पोर्टल और नेशनल कैरियर सर्विस का पोर्टल, इसको एक साथ जोड़ा था और उस जोड़ने की प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। अभी जैसे निर्माण क्षेत्र में भी जो सामान्य रूप से लोग जो घरों पे निर्माण का कार्य अपना करना चाहते हैं उनको जाकर के लेबर मार्केट से पकड़ के तब लाने पड़ते हैं। अगर एक प्लम्बर ने 10 जगह काम किया है और 10 जगह काम करने के बाद उसका ब्लू टैग आ रहा है या मेरे शहर में मेरे पास में कौन सा प्लम्बर है, ये अगर इंटीग्रेशन होगा तो लघु उद्योगों के साथ साथ जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा और इसको हम इंटीग्रेशन हमने एनसीएस और ई श्रम का करा है। आज नेशनल कैरियर सर्विस के पोर्टल पे लगभग 1 करोड़ से ज्यादा उद्यमों 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और उसके साथ ही साथ उद्यमों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। एमएसएमई के लिए सबसे बड़ा अवसर है और ये अवसर इसलिए भी है कि पिछले 1 महीने में लगभग 4.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी ये एनसीएस पोर्टल पे उपलब्ध हुई है। लघु उद्योगों को 2 विषयों से लेबर कोड में बड़ी चिंता रहती थी। पहला, हमारे देश में अंग्रेजों के समय के बनाए गए जो कानून है उस कानून को इस प्रकार से बनाया गया था कि छोटी छोटी चीजों पे सजा के प्रावधान थे। कोई रजिस्टर नहीं है तो सजा है, कोई वॉशरूम ठीक नहीं है तो सजा है, कोई बाथरूम में है तो सजा है। अगर राज्य सरकार के कानून और केंद्र सरकार के कानूनों को, पुराने कानूनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 1500 से ज्यादा ऐसे प्रावधान बनते थे जिसमें सजा का प्रावधान। केंद्र सरकार जो नया लेबर कोड लेकर के आई है इसमें 1500 की संख्या को घटाकर लगभग 100 से नीचे कर दिया गया है और उसमें भी बाकी कंपाउंडिंग है, नॉन कंपाउंडिंग तो केवल 1516 है। जहाँ बॉडीली इंजरी हो जाए, जहाँ किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए, वहां पर निश्चित रूप से सजा का प्रावधान होना चाहिए, मानवीयता के आधार पर होना चाहिए। और इसलिए केंद्र सरकार ने उद्योगों को ही नहीं, श्रमिकों को भी पूरी तरीके से मदद करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी की फिलॉसफी है, ईज ऑफ डूइंग का डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस में, तो इसको लेकर के सरकार ने नए कोड बनाए हैं
दूसरा एक और जो विषय है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। कभी कभी एमएसएमई के व्यक्ति को भी आजकल जिस प्रकार की मशीनें आ रही हैं उस मशीनों को चलाने के लिए व्यक्ति तो रखना होता है, लेकिन लगता है कि ये तो इतने लंबे समय की फिर सर्विस परमानेंट हो जाएगी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का अर्थ है कि 5 साल के लिए 7 साल के लिए स्किल के बेस पे उसको सर्विस होगी, उसको ग्रेजुएटी से लेके सारे लाभ आएंगे, लेकिन उसका जो टर्म है वो 5 साल का है। मेरे को जब उद्योगों के लोग भी मिलते हैं, मैं कहता हूँ जो विदेश में ज्यादा जाकर कमाते हैं वो भी फिक्स टर्म के लिए जाते हैं। इसका ये नहीं है कि रेगुलर वर्कर्स के लिए कोई कमी रहेगी, लेकिन रेगुलर वर्कर के साथ साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा आती है, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा में केवल जो बीच का आदमी खाता है उससे ज्यादा अच्छा लाभ होगा कि सीधा वर्कर को पैसा मिले, फिक्स टर्म मिले, स्किल की भी पूरा सम्मान हो और उसका वेतन अनुमान भी उस प्रकार से हो। और मैं मानता हूं कि विभिन्न राज्यों में लेबर कोड के बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये जब पूरी होगी तो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। देश में जो एक बड़ा विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाया गया है वो गति शक्ति का है। हमारे देश में जो आधारभूत संरचना में जो हम विकास कर सकते हैं उसमें सबसे बड़ा जो मूलभूत कमी रहती है वो कनेक्टिविटी की रहती है। चाहे रेल्स का में हमारा सामान आए उससे इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचाने की कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम कर रहा है उसका एयरपोर्ट पे जाने की कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट से जो पहुंचे उसको पोर्ट से पहुंचाने की कनेक्टिविटी हो। इस सारी कनेक्टिविटी में देश में कई तरह के लेयर्स रहते हैं, उन सबको जोड़ने का काम ये गति शक्ति के माध्यम से सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और हमने उद्योगों की दृष्टि से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से हमने एक परिवेश पोर्टल हम लोग लेकर के आए। परिवेश पोर्टल से जो पहले कांग्रेस के समय में एक जयंती टैक्स लगा करता था और एक एक उद्योग की सैंक्शन लेने में 3-3, 4-4 महीने लगा करते थे, 6-6 महीने, 1-1 साल लगा करते थे, उसको घटा करके हम 60 से 70 दिन में लेकर के आ गए हैं। आज अगर किसी उद्योग की परमिशन चाहिए तो 60 से 70 दिन। लेकिन एक नई व्यवस्था हम परिवेश 2 के माध्यम से करने जा रहे हैं। देश में उद्योग को लगाने के लिए 4 तरह की परमिशन चाहिए होती है। एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए होती है, फॉरेस्ट हो तो फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए होती है, समुद्री इलाका है तो सीआरजेड क्लियरेंस चाहिए होती है और कई जगह वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस चाहिए होती है। और सरकार ने कोई एक फाइल दूसरी फाइल से बात नहीं करती। परिवेश 2 में अब चारों प्रोसेस एक साथ डिजिटली चलेंगे और इस प्लेटफॉर्म को भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा तैयार करने जा रही है। और हम चाहते हैं कि देश में पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और देश में विकास भी हो। और इसलिए जब राजेश जी वगैरह आए थे तो मैंने उस समय उनके साथ अपने इको सेंसिटिव जोन के लिए लोगों को बैठाया था और उसके बाद हमने राज्य सरकार को कहा कि आप इसको रैशनलाइज कीजिए। इस बीच में सर्वोच्च न्यायालय का भी एक निर्णय आ गया है और उस निर्णय आने के कारण भी कई तरह के इको सेंसिटिव जोन से 1.5 किलोमीटर तक के एरिया की दिक्कत खड़ी हो गई है। लेकिन मैं ये फिर भी कहना चाहूँगा कि हमारे पास अब जाकर के लगभग 1-1.5 साल के बाद राज्य सरकार का जो इको सेंसिटिव जोन का पूरा विषय आया है, मैं अलवर के एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाऊंगा, आप आइए और फाइनल निकलने से पहले एक बार मेरे साथ बैठिए और आपके साथ बैठ करके मैं इस विषय का पूरी तरीके से समाधान करूँगा। दूसरा विषय आपने ग्रैप का बताया है। ग्रैप का और एनसीआर का आपस में कोई संबंध नहीं है। आप मान करके चलिए कि जो हमारा जिसको आप कह रहे हैं नेशनल एयर क्वालिटी मिशन है, ये अपने आप का यूनिक लॉ है, इसमें एयर शेड है। तो इसको ये पावर है कि पंजाब में अगर एनसीआर से 200 किलोमीटर दूर भी रोपड़ में भी अगर पराली जल रही है तो एनसीक्यूएम को कार्रवाई करने का अधिकार। पॉल्यूशन जो है वो ज्योग्राफिकल सिचुएशन से बाहर का होता है, वो स्टेट की बाउंड्री से बाहर का होता है। कोई दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है तो केवल दिल्ली में हो रहा है ऐसा नहीं है। अगर दिल्ली में पॉल्यूशन देखा जाए तो दिल्ली में पॉल्यूशन के जो 6-7 कारण थे। पहला व्हीकल पॉल्यूशन था,
केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हमने बनाया। लगभग पूरा ट्रैफिक हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया। दूसरा पॉल्यूशन जो था वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन था। दिल्ली में तो इंडस्ट्री 100% पीएनजी पे आ गई है। तीसरा पॉल्यूशन, अगर आप डस्ट पॉल्यूशन कहोगे तो उस पर काफ़ी कंट्रोल है। चौथा, मैंने आपको बताऊं कि अभी भी इस बार जब ये वाला जो विंटर सेशन शुरू हुआ तो उसमें गुड़गांव में लगभग 73 सोसाइटी डीजी सेट पर चलती थी। अब उसको घटा करके हम 3 पर लेकर के आ गए। और इसलिए अगर आप पुराने आंकड़े देखेंगे आज की तारीख तक, पिछली बार जो ग्रैब में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन हुई थी वो 53 डेज हुई थी। इस बार वो घट करके 23 डे हो गई। पिछली बार से जो पराली जली थी उसका 40% रिडक्शन इस बार हुआ। जो 75,000 जो बर्निंग की सूचना आई थी वो घट करके 55,000 रह गई। हमारा जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने एक नई इंसेंटिव स्कीम चलाई है। आप इसके पैलेट्स बना सकते हैं। हम उसमें कैश सब्सिडी का प्रोग्राम भी दे रहे हैं और चंडीगढ़ में हम कार्यक्रम करने भी वाले हैं। मेरा तो मानना है कि लघु उद्योग भारती को उस कार्यक्रम में युवा उद्यमियों को भेजना चाहिए ताकि वो सरकार की इस योजना का लाभ लें। आप लोगों से बात हुई थी, उसके बाद हमने बायोफ्यूल पे लेकर पॉलिसी से लेकर के सारा काम किया है। और ये जो एक आपका सल्फर का जो सुझाव आया है मैं इसको देखता हूँ, अगर जरूरत होगी तो आपको बुलाने का काम भी करेंगे। जहाँ तक सिंगल यूज प्लास्टिक की बात है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने में जो अभी यूनिया 2 हुआ था नैरोबी में, मैं भी गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, और हमने भारत की तरफ से बात रखी थी कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करेंगे। मेरा आपको भी ये कहना है कि आप भी जरा इस पर सख्ती से अमल करेंगे। अपनी इंडस्ट्री में, अपने उद्योग में, और विशेष रूप से हमारे जो धार्मिक तीर्थ हैं वहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। ये 120 mm का जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये हमेशा के लिए जमीन की उर्वरक क्षमता को कम करता है। पशु इसको कई बार खाते हैं, नालियाँ साफ नहीं होती है। इसकी जगह जो नॉन डिग्रेडेबल है उन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। आप देखिए कि एक कान की बड केवल उसको लगाने का उपयोग था। इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि हमारी सरकार जो ज़्यादा ध्यान दे रही है कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से इस तरह के पेड़, वो एक कहते थे उल्लू नीम, एक वो उसका जो बड होता है, इस तरह के जो पेड़ है, आज आप पूरा जितने भी एयरलाइंस में जाएंगे तो आपको लकड़ी की कटलरी मिलने लग गई है। तो ये हमारे देश में जो रीयूज रीसाइकल का विषय में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के हम पूरे सतर्क हैं। आपने जो विषय बाकी का जो कहा है उसको हम पूरी तरीके से, जो आप प्लास्टिक वेस्ट इंपोर्ट वगैरह की बात कर रहे हैं उसको हम कर रहे हैं। लेकिन जो आप लोगों ने रबड़ की बात कही है, जो टायर रबड़, इसके लिए जो एसओपी की आप बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है। मेरा को अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपके पास भेज दूंगा, आप अपने सुझाव दीजिए। और अभी हम पूरे तरीके से इस बात को मानते हैं कि दुनिया में जो भविष्य है वो सर्कुलर इकोनॉमी का है, जिसको रीयूज और रीसाइकल कहते हैं। 2 विषय बड़े चलने वाले हैं और मुझे लगता है कि बड़े लोग आए उससे पहले हम लोगों को लघु उद्योगों के माध्यम से इस विषय में नई टेक्नोलॉजी का, नए इनोवेशन को लेकर के काम करना चाहिए। पहला तो रीयूज और रिसाइकिल का है, जिसको हम बहुत नए विषयों पे अच्छी जानकारी, सेमिनार, इंफॉर्मेशन वगैरह लगा करके लघु उद्योग भारती के साथ मिल करके हम इसको देश भर में नए उद्यमों के लिए प्रचारित कर सकते हैं। और दूसरा विषय वेस्ट टू वेल्थ का है। अब जिस प्रकार की दुनिया में टेक्नोलॉजी हो गई है, चाहे अभी पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण गार्बेज है। गार्बेज के कारण भी मीथेन में निकलता है, बड़े बड़े कचरे के पहाड़ भी खड़े हो जाते हैं। अभी इसको पूरा एनर्जी के रूप में बदलने के लिए इसको पूरे दुनिया भर में नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो उस टेक्नोलॉजी को लेकर के हम लोग भी पूरी तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर के लगे हैं और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। एक जो ये वर्ष है हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण वर्ष है
कि भारत को G20 की इस बार अध्यक्षता मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत G20 के रूप में दुनिया में एक नए विचारों का संवाहक बना है। प्रधानमंत्री जी ने G20 के लिए पूरी दुनिया में वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फैमिली का जो नारा दिया है, वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा दिया है, आप मान के चलिए G20 का महत्व ये है कि दुनिया में जो ट्रेड है ये केवल 80% ट्रेड जो है केवल G20 के कंट्रीज के पास है। दुनिया में लगभग 75% आबादी केवल G20 के कंट्रीज के पास है। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है वो G20 के कंट्रीज के पास है। और G20 के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों में, जैसे पर्यावरण मंत्रालय को लेकर के, लेबर मंत्रालय को लेकर के, कल्चरल मंत्रालय को लेकर के, फाइनेंस मंत्रालय को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, ये लगभग 2 से 3 वर्किंग ग्रुप आते हैं। मतलब भारत सरकार के जैसे टॉप ब्यूरोक्रेट है, ऐसे उन सब देशों के ब्यूरोक्रेट आते हैं और वो आप मान के चलिए 1 लाख से ज़्यादा पॉलिसी मेकर लगभग इन 156 मीटिंगों में देश के 56 स्थानों पर आएंगे। ऐसे में एक अच्छा वातावरण बनना, अपने देश के सांस्कृतिक गौरव का विषय आगे जाना, वरना तो सारी मीटिंग अगर दिल्ली में करा दी जाती तो पता लगता भारत दिल्ली है। अब हमारे जोधपुर में भी मीटिंग हो रही है, उदयपुर में भी मीटिंग हो रही है, जयपुर में भी मीटिंग हो रही है। ऐसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जब उदयपुर में G20 की मीटिंग में राजस्थान सरकार ने भी उसका अच्छा स्वागत किया, जोधपुर में हमारे लेबर की होने वाली, तो उनको लगता अच्छा इतना बड़ा भारत ऐसा